वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र की बात की तो पेपर नंबर 1 का पेपर तो आपका हो ही गया है। पेपर 2 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है भाई। पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें आपको माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको जानना है। ठीक है, यानी कि भारतीय शिक्षा में जो एक प्रकार से जो मील के पत्थर हैं उसके विकास में, उसके बारे में हमको बेसिकली समझना है। तो शिक्षा शास्त्र पेपर 2 माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो विस्तार से बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक प्रकार से मैंने इसमें रखा है। 6 सेमेस्टर का एक प्रकार से मॉडल पेपर है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है। 2024 में, 2025 में, 2026 में सभी परीक्षाओं में ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चले अब जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आखिरकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चर्चा करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और लिखित के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, चले तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं अब की बार। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है समेकित बाल विकास सेवा। क्या होता है? समेकित बाल विकास सेवा। ये आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है समेकित बाल विकास सेवा के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं उसको बताएं। देखिए, 1 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार, मतलब 1 से 4, ये शिक्षा की बात होगी तब 14 वर्ष होगा आपका। ठीक है, तो 1 से 4 वर्ष के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार और स्वास्थ्य में सुधार करना, ये पहला उद्देश्य है समेकित बाल विकास सेवा का। ठीक है, किसका? आईसीडीएस का। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव या आधारशिला को मजबूत करना। ये उद्देश्य रहा है किसका? समेकित बाल विकास सेवा का। प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे। समेकित बाल विकास के बारे में जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर रखा हूँ। चले, चौथा प्रश्न आप देखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, बताएं। तो समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत बेसिकली आप देखेंगे सहायक पोषाहार की व्यवस्था करी जाती है, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी जाती है, स्वास्थ्य परीक्षण की बात करी जाती है और शाला पूर्व शिक्षा की बात भी करी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत ये तमाम सारे कार्य जो होते हैं वो संचालित किए जाते हैं। क्लियर? चले, पांचवा क्वेश्चन से आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, यह कब शुरू हुआ? तो यह अभियान जो है प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। इस अभियान का आरंभ जो हुआ है 2001 ईस्वी में हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में एक पेंसिल बनी होती थी और उस पर एक लड़का और एक लड़की बैठे होते थे। आपने अगर देखा होगा प्राइमरी पाठशाला वगैरह में, तो ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सब पढ़ें, ये 2 चीज़ें लिखी रहती थी टाइटल, एक तरफ सब पढ़ें, एक तरफ सब पढ़ें। ठीक है, चले, छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए, पहला उद्देश्य है संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना, ये उद्देश्य रहा है SSA का, यानी सर्व शिक्षा का अभियान का। और दूसरा उद्देश्य रहा कि 2007 तक प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर, 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक जो अंतर है, यानी कि महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव है लड़का लड़की का, ये खत्म हो और एक प्रकार से जो सामाजिक स्तर पर भेदभाव है, जो कि ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये हो, तो इस सभी का एक प्रकार से भेदभाव खत्म करने का प्रयास जो है वो किया गया। ठीक है, समझ में आ रहा चीज़ें? बिल्कुल। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम बताइए। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात किया है तो पहला काम इसका ये है कि ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित
करना जहाँ पर कोई स्कूल सुविधा नहीं है, यानी स्कूली सुविधा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर स्कूल बनाया जाए। दूसरा उद्देश्य रहा या कार्यक्रम रहा है सर्व शिक्षा अभियान का अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, यानी अतिरिक्त कक्षाएं मतलब कि जैसे कि और भी चीज़ें, जैसे कुछ कक्षा 1 में तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको और भी कक्षाएं पढ़नी है तो उसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा शौचालय बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, तो ये सब शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित होते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील कार्यक्रम बोलते हैं, ये कब शुरू की गई? तो प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के सभी बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम बोलते हैं उसको, इसके प्रथम चरण में 1995 से 1996 यानी 1995 से 1996 में प्रदेश के 38 जनपदों में 38 जिलों में ये मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई, जो कि मिड माने होता है मध्य, डे माने होता है दिन, ठीक है, यानी कि दोपहरिया का भोजन जो स्कूल वगैरह में प्राइमरी पाठशाला में खिचड़ी और खीर पूड़ी सब्जी सब मिलती है, वो वही योजना के तहत मिलती है, मिड डे मील कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मध्याह्न भोजन योजना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है रमसा योजना कब शुरू की गई थी? तो रमसा योजना जो है ये मार्च महीने के 2009 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये उद्देश्य से एक प्रकार से रमसा शुरू की गई थी। रमसा का पूर्ण नाम क्या है? रमसा का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, किसका? रमसा का। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, रमसा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो एक प्रकार से रूसा जिसको आप बोलते हैं, सॉरी ये रूसा अभियान, रमसा अभियान जो है ये रमसा अभियान नहीं, रूसा अभियान, ठीक है, ईयर RU कर लें यहाँ पर। रमसा तो हो गया, रमसा आपका कब शुरू हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था। और रूसा की अगर बात की RUSA यानी कि भारत सरकार मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा कहते हैं, रूसा की अगर बात की तो 2013 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ओके, आगे देखेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, 12 नंबर प्रश्न है NMEICT, बताएं ये क्या होगा? और सही से अगर मैं लिखूं तो NMEICT, ये क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के सभी शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए ICT की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। तो ये क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम जो है एक प्रकार से ये है कौन सा? NMEICT, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 13 नंबर, PMMNMT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है, इसका पूर्ण नाम है पंडित, यानी P माने पंडित, M माने मदन, दूसरे M माने मोहन, तीसरे M माने मानवीय, ठीक है, मानवीय, नेशनल, N माने नेशनल, फिर M माने मिशन, और T माने होता है आपका टीचर्स, और दूसरे T माने ट्रेनिंग, ठीक है। तो PMMNMTT का पूरा नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन एंड ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वनस्थली विद्यापीठ पर संक्षेप में टिप्पणी करें या लिखें। संक्षेप में वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बताएं। देखिए, वनस्थली विद्यापीठ जो है महिला शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है, जहां शिशु कक्षा से लेकर के स्नातकोत्तर यानी कि PG शिक्षण एवं अनुसंधान, यानी कि जो है खास करके जो अनुसंधान यानी कि शोध होता है, PhD वगैरह वो सब भी होता है। विद्यापीठ का लक्ष्य है कि पूर्व एवं पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धि के समन्वय को व्यक्त करने वाली छात्राओं के सर्वतोभद्र व्यक्तित्व का विकास हो सके, मतलब कि अच्छा व्यक्तित्व डेवलप हो सके बालिकाओं का, इसके लिए एक प्रकार से विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ का निर्माण किया गया।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है शांति निकेतन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, अथवा विश्व भारती से आपका क्या अभिप्राय है। विश्व भारती और शांति निकेतन एक ही संस्था का नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने आध्यात्मिक चिंतन के लिए शांति निकेतन की स्थापना की थी 6 मई 1952 ईस्वी को। यह शिक्षण संस्थान शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत होकर के विश्व भारती अब हो गया है वर्तमान में। 1953 में यह केंद्रीय सरकार के संरक्षण में आ गया। ठीक है, कब? 1953 में। स्थापना कब हुई थी? 6 मई 1952 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है विश्व भारती के शिक्षण संस्थाओं के नाम लिखिए। विश्व भारती में कई शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें खास करके पाठ भवन पहला, दूसरा शिक्षा भवन है, तीसरा आपका विद्या भवन भी है, विनय भवन है, हिंदी भवन है, कला भवन है और शिल्प भवन है। तो ये सब एक प्रकार से विश्व भारती जो शिक्षण संस्थान है, इसमें ये सब भवन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा के लिए। श्री शांति निकेतन के बारे में बताएं। देखिए, शांति निकेतन से 1 मील उत्तर में सुरूल नामक स्थान पर श्री निकेतन नाम का एक ग्रामीण संस्था की स्थापना की गई है। इस संस्था में कृषि विभाग, दुग्धशाला विभाग, कुटीर उद्योग विभाग, ग्राम कल्याण विभाग और प्रशिक्षण विभाग ये सब शामिल है। किसमें? श्री निकेतन में। शांति निकेतन से 1 मील उत्तर में सुरूल नामक स्थान पर श्री निकेतन की स्थापना करी गई है। एक ग्रामीण संस्था है ये। ठीक है, जो कि एक प्रकार से ग्राम कल्याण विभाग, प्रशिक्षण विभाग और दुग्धशाला विभाग, कृषि विभाग को संयोजे हुए है और कुटीर उद्योग वगैरह को एक प्रकार से बढ़ावा देने के लिए ये रखा गया है। बनस्थली की पंचमुखी शिक्षा क्या है? बनस्थली विद्यापीठ में जो पंचमुखी शिक्षा है वो क्या है? देखिए, बनस्थली में सर्वांग संपूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया गया है। यह शिक्षा योजना बनस्थली की पंचमुखी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। इसके 5 अंग है, इसीलिए इसको एक प्रकार से पंचमुखी शिक्षा कहा जाता है। पहला अंग है शारीरिक, दूसरा अंग है व्यवहारिक, तीसरा है कला विषयक, चौथा है नैतिक और पांचवा है बौद्धिक। यानी कि शारीरिक शिक्षा पहला, दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा, तीसरा है कला विषयक शिक्षा, चौथा है नैतिक शिक्षा और पांचवा है बौद्धिक शिक्षा। तो इस तरीके से 5 मुखी शिक्षा, यानी कि अगर ये 5 शिक्षा के आधार होंगे तो शिक्षा पंचमुखी होगी। और बनस्थली विद्यापीठ की यही एक प्रकार से उद्देश्य रहा, पंचमुखी शिक्षा को आगे बढ़ाना। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसके बारे में बताएं। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएं। तो यह विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में ही पड़ता है, जिसका उद्देश्य है महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के जो सपना था महात्मा गांधी का ग्रामीण विकास का, उसको पूरा करना और ग्राम में स्वराज की स्थापना करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न है 20 नंबर, पांडिचेरी आश्रम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा पांडिचेरी आश्रम, ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल पांडिचेरी आश्रम की अगर बात की जाए, देखिए सन 1810 ईस्वी में श्री अरबिंदो या अरविंद ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना करी थी। अरविंद के द्वारा प्रतिपादित सर्वांग योग मतलब सर्वांग शिक्षा के सिद्धांतों का यहाँ अनुकरण किया जाता है। आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क होती है। यहाँ पर आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानवीय प्रेम का विकास करना। ठीक है, तो आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय प्रेम का विकास करना। ये पांडिचेरी आश्रम, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में किसने करी थी? अरबिंदो ने करी थी पांडिचेरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम क्या होता है? तो पाठ्यक्रम में मातृभाषा को प्रमुख स्थान दिया गया है, चूंकि महात्मा गांधी मातृभाषा को अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उन्हीं के लिए किया गया। पाठ्यक्रम में मातृभाषा को प्रमुख स्थान दिया गया। इसमें गणित, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग और संगीत के साथ साथ सामान्य विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, शरीर विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, स्वास्थ्य विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स यानी सांस्कृतिक तथा नक्षत्र ज्ञान, साइकोलॉजी, खगोल मतलब खगोल शास्त्र सबका अध्ययन आप देखेंगे। इसमें समान तत्व में सारे के सारी चीज़ें निहित हैं। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये सारे पाठ्यक्रम वहाँ पर आपको मिलेंगे। 22 नंबर प्रश्न है श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों की बात की है श्री अरविंद के अनुसार, तो शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति को
विकसित करना होना चाहिए। अतः आत्म शिक्षा ही सच्ची शिक्षा होती। क्या? आत्म शिक्षा जो होती है वही सच्ची शिक्षा होती है, ऐसा मानते हैं। शिक्षा को मानव आत्मा की मांगों की पूर्ति करनी चाहिए। तो मानव आत्मा की क्या डिमांड होती है, उन डिमांडों को पूरी करनी चाहिए, पूर्ति करनी चाहिए शिक्षा, तो वही सच्ची शिक्षा होती है, ऐसा अरबिंदो मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न जबरदस्त है। प्रश्न है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कोई दो उद्देश्य बताएं। देखिए, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कई उद्देश्य हैं, उनमें से मुख्य उद्देश्य हैं दो। पहला है आपका समयक तकनीक का, यानी कि सभी तकनीक का विकास करना, प्रचार प्रसार करना तकनीक का, और शिक्षण देना। दूसरा उद्देश्य है ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर अनुसंधान करना, ताकि अगर मान लेते हैं ऊर्जा के जो साधन हैं वो आने वाले समय में, भविष्य में ना रहें, तो उसके लिए दूसरा साधन उपलब्ध करवाया जाए। 24 नंबर प्रश्न, नवोदय विद्यालय के बारे में बताएं। नवोदय विद्यालय की योजना शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक सशक्त क्रांति है। यह योजना गति निर्धारक संस्था के रूप में राष्ट्रव्यापी स्कूल शिक्षा के उन्नयन में अग्रदूत का कार्य करने के लिए लाई गई है। कार्य योजना में ऐसे विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। नवोदय विद्यालय बेसिकली एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, इसमें एंट्रेंस अगर आप देते हैं, बच्चा एंट्रेंस देता है, पास होता है, उसके बाद में फिर इसमें एडमिशन होता है, खाना खर्चा सब वहाँ पर स्कूल देता है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय के दो उद्देश्य बताएं। पहला उद्देश्य है समता और सामाजिक न्याय, और दूसरा उसके साथ ही समाज मतलब कि समता और सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लाना, और दूसरा उद्देश्य है बालकों को उनकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यहाँ पर आपको बता दूं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जगहों के लोग आते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, सभी को समान दृष्टि से यहाँ पर चीज़ें दिखी जाती, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का, चाहे शूद्र का लड़का हो, चाहे ब्राह्मण का, चाहे वैश्य का, चाहे क्षत्रिय का। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन के लिए सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। किसका? जो समिति बनाई गई थी नवोदय विद्यालय को संचालित करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई थी। नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो थी, वो नई दिल्ली में नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन से, नवोदय विद्यालय खोले जाने की कोई दो दशाएं बताइए, क्यों खोली गई। पहली बात तो राज्य सरकार नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जनपद में 30 एकड़ भूमि मुफ्त दान मतलब कि मुफ्त या दान के रूप में उपलब्ध कराएगी। दूसरा, यह भूमि और भवन ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा एक प्रकार से ये सिचुएशंस थी। ठीक है, इसकी नवोदय विद्यालय की स्थापना की। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय का आवेदन प्रपत्र किसने प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किससे प्राप्त किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय का आवेदन प्रपत्र जो होता है, विवरणिका सहित निःशुल्क प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय से संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, नवोदय विद्यालय में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है। तो नवोदय विद्यालय में 4 प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है, जिनमें पहला है मानविकी विषय पढ़ाए जाते हैं नवोदय विद्यालय में। दूसरा है विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, साइंस। तीसरा है आपके वाणिज्य यानी कॉमर्स। तो देखिए, मानविकी माने कि आपका ये आर्ट जो होता है, आर्ट के सब्जेक्ट वो सब। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, और विज्ञान मतलब साइंस के सब्जेक्ट, वाणिज्य माने जो है आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट जो होते हैं वो सब, और व्यवसायिक मतलब होता है कॉमर्शियल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की व्यवस्था करी गई नवोदय विद्यालय में। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है यानी CBSE, उसके अकॉर्डिंग मतलब लागू होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं। नवोदय विद्यालय की पाठ्य सहगामी यानी क्रम को पढ़ने के बाद में भी और कुछ चीज़ें होती हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाता है, खास करके शारीरिक शिक्षा पर। दूसरा, ललित कलाएं, योजना कार्य, पैदल सैर, शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का भ्रमण करना, श्रम का महत्व, कार्य, अनुभव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये सब भी एक प्रकार से इसमें बताया जाता है। किसमें? जो है नवोदय विद्यालय में पढ़ने के अलावा ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। तो इसी को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं, जो पढ़ने के अलावा और चीज़ें करवाई जाती हैं।
प्रश्न नंबर 32 है, नवोदय विद्यालय की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, पहली विशेषता नवोदय विद्यालय की कि ये विद्यालय आवासीय विद्यालय है। आवासीय मतलब यहाँ पर हॉस्टल होते हैं और उसी में बच्चे बच्चियाँ रहते हैं। दूसरा, इन विद्यालयों में निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा दी जाती है और आवास भी फ्री में ही दिया जाता है। खाना रहना इसमें बिल्कुल फ्री होता है और पढ़ाई का भी कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या है? नवोदय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम निम्नलिखित में से निम्नलिखित माध्यम है इसके, जैसे कि कक्षा 7 से लेकर के 8 तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में होता है। दूसरा, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक गणित और विज्ञानों के लिए शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होता है। तीसरा, सामाजिक विज्ञानों के माध्यम का मतलब सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण का माध्यम हिंदी में होता है। हिंदी में सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों में 30% छात्र जिस भाषा से स्थानांतरित होकर के आते हैं वह भाषा तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यानी जहाँ से वो आए, मान लेते हैं वो दक्षिण भारत से आए हैं, दक्षिण तमिलनाडु से आए तो उनको तमिल भी पढ़ाई जाएगी, उसको तीसरी भाषा के रूप में उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखें 34 नंबर प्रश्न है, संचार तकनीक यानी कि कम्युनिकेशन टेक्निक जो होती है उसकी 2 विशेषताएं बताएं। तो संचार तकनीकी की पहली विशेषता ये है कि संचार तकनीकी पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक जबरदस्त प्रक्रिया होती है। यानी कि कम्युनिकेशन करने की एक प्रक्रिया होती है, पारस्परिक संबंध बनाने की एक प्रक्रिया होती है कम्युनिकेशन तकनीक। इसके अलावा संचार की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना अति आवश्यक होता है। तो ये 2 विशेषताएं होती हैं संचार टेक्निक की, कम्युनिकेशन टेक्निक्स की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, संचार प्रक्रिया में निम्नांकित तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, संदेश का स्रोत यानी संदेश कहाँ से आया। दूसरा, संदेश क्या है। तीसरा, संचार का माध्यम क्या होना चाहिए। चौथा, संकेत और प्रतीक क्या है। पांचवा, संदेश का अर्थ, संदेश अर्थ को निहित करना, संदेश का क्या अर्थ होगा, ये निहित अर्थ को समझना। इसके अलावा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना और संदेश ग्रहणकर्ता का होना भी जरूरी है। यानी किसके पास आप संदेश भेज रहे हैं उसको संदेश ग्रहणकर्ता का बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन यानी संचार प्रक्रिया के सभी तत्व शामिल होते हैं। 36 नंबर प्रश्न, शैक्षिक संचार का क्या तात्पर्य है। शैक्षिक संचार यानी कि एजुकेशनल कम्युनिकेशन से मतलब होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संचार से तात्पर्य होता है। शैक्षिक संचार में शिक्षक जो होता है छात्रों के समकक्ष या समक्ष विषय वस्तु स्पष्ट करने में शाब्दिक या अशाब्दिक शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के शैक्षिक संचार के साधनों का प्रयोग करता है, जिससे शिक्षण प्रभावपूर्ण और रोचक हो जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ाता था, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको जरूर इनोवेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो शिक्षण का माध्यम ये आपका डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, और शिक्षा कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। शिक्षा ग्रहण कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। और उसके बाद में आप जो कमेंट लाइक कर रहे हैं वो सब आपका फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जनसाधारण किसे कहते हैं। तो जब किसी संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है तब वह संचार जनसंचार कहलाता है। इसकी भाषा अधिक सरल होती है, जनसंचार की भाषा बहुत ही सुगम होती है, सुबोध होती है, सभी को जानने योग्य होती है। स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या हो, जनसाधारण तक पहुंच सके संदेश आपका और किसी प्रकार से कोई भ्रांति या कोई भ्रम ना हो संदेश पहुंचने में। तो इसीलिए जनसाधारण की भाषा हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए भैया, हमेशा सरल, सुगम और बोधपूर्ण भाषा होनी चाहिए जिसको सभी लोग समझ पाए। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संचार में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या क्या है, समस्याएं या बाधाएं क्या है। तो संचार प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कभी कभी प्रेषित यानी भेजे गए संदेश तो गलत हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी संदेश जो हम भेज रहे हैं वो संदेश नहीं जाता, गड़बड़ संदेश चला जाता है। तो एक तो ये समस्या। अतः संदेश के अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक संदेश के अनेक अर्थ हो जाते हैं। संदेश की विकृतियाँ, संदेश प्राप्त करने वाले की कूट की समस्याएं, संचार चैनल की गुणवत्ता में कमी अगर है तो, ध्वनि प्रदूषण है तो, आदि तमाम प्रकार के संचार में आने वाली बाधाएं होती हैं। जैसे कि संचार में ये सब बाधाएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। पहला सुझाव यह है कि संचार में प्रयुक्त होने वाली भाषा यथासंभव सरल हो, सुगम हो और सुबोध हो तब तथा स्पष्ट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, संचार अच्छे तरीके से प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा और वो अच्छा फीडबैक उसका देगा। दूसरा एक प्रकार से सुझाव ये है कि संदेश इस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे संदेश ग्रहणकर्ता जो है यानी संदेश जिसके पास आप भेज रहे हैं उसे आसानी से समझ में आ जाए। तो जब उसको आसानी समझ में आ जाएगी संचार आपका
आबाद मतलब कि जो है अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा बिना बाधा के। 40 नंबर क्वेश्चन से संप्रेषण तकनीकी का क्या अभिप्राय है। वस्तुतः मनुष्य संप्रेषण विधि की जैविकीय प्रणाली होता है, किंतु जब वह अपने विस्तार के लिए इस जैविकीय प्रणाली से भिन्न अन्य किसी बाहरी तत्व या वस्तु का प्रयोग करता है, जैसे फिल्म हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, दूरदर्शन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, इन सभी का प्रयोग करता है, तो इन्हें संप्रेषण माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो संप्रेषण माध्यम जैसे फिल्म, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, कंप्यूटर, ये सब संप्रेषण तकनीकी के एक प्रकार से अभिप्राय हैं, और ये सब एक प्रकार से इसके क्या हैं, संप्रेषण माध्यम है। जैसे कि संप्रेषण या संचार, संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इसका मतलब एक ही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, संचार का शाब्दिक अर्थ क्या है, अथवा संचार का अर्थ बताइए। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अभी तक अगर आपने को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाओं से संबंधित यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी वीडियोस मैंने अवेलेबल करवा दी हैं। तो आप इस चैनल पर जा करके विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक, उसको भी मैंने सॉल्व करवाया, तो आपको करिकुलर मास्टर चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप जा करके बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। और बीए के बाद में आपको क्या करना चाहिए, और भी तमाम प्रकार के जो आपके करियर से संबंधित जानकारी होगी आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिलेगी। यानी बीए के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें, वो सारी जानकारी आपको मैं को करिकुलर मास्टर पर दूंगा। तो उस चैनल को आप जा करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे लगातार। देखिए, संचार का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों और अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान करना, विचारों का समन्वय करना, मतलब कि विनिमय करना विचारों का। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, व्यक्ति परस्पर सामान्य अवरोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक है, अपने विचारों को, भावनाओं को, ठीक है, इमोशंस को, सबको। 42 नंबर प्रश्न है, संचार की परिभाषा लिखिए। संचार किससे कहते हैं। संचार की परिभाषा देखिए, न्यूमैन और समर कहते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों का यानी कि फैक्ट का, विचारों का, संपत्तियों का अथवा भावनाओं का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। चाहे विचार का आदान प्रदान करें, चाहे अन्य किसी चीज़ का, किसी थिंकिंग का विचार मतलब आदान प्रदान करें, और संपत्ति या फिर तथ्य, फैक्ट, सभी का। 43 नंबर प्रश्न, तकनीकी का क्या अर्थ है। तकनीकी जो होती है व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए व्यापकता के संगठित तथ्यों तथा एवं सिद्धांतों का व्यवस्थित अंग होता है, जिसमें प्रभावपूर्ण सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। प्रश्न है, इनसे टीवी कार्यक्रमों के दो शैक्षिक उद्देश्य बताएं। पहला उद्देश्य है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रसार सेवाओं के आयोजन के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के शिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना, और दूसरा उद्देश्य होता है नागरिकों में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा वांछनीय यानी जो चाह रहे हैं वो सामाजिक न्याय और भावना को विकसित करना। ये इनसेट टीवी कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से, इंटरनेट की परिभाषा दीजिए। इंटरनेट किसे कहते हैं। तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट एक अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है, जिसमें करोड़ों कंप्यूटर जो होते हैं एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इंटरनेट को मोटे तौर पर कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है, परिभाषित किया जा सकता है, जो एक प्रोटोकॉल के जरिए संचार करते हैं यानी कम्युनिकेशन करते हैं। आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है, भैया इंटरनेट की दो विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता इंटरनेट की ये है कि इंटरनेट बड़ी मात्रा में आंकड़ों की खोज करने में मददगार होता है, और दूसरी बात, इंटरनेट के द्वारा कई मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम भी जो होते हैं वो पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल का तात्पर्य क्या है। ईमेल को हिंदी में आप, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल का तात्पर्य होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रणाली होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तथा उससे परे विभिन्न प्रकार की जो लिखित संदेश होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। जैसे पहले लोग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लोग एक दूसरे को पत्र प्रपत्र लिखते थे, तो अब पत्र वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ईमेल बहुत कम समय में, बहुत ही एक प्रकार से कम खर्चे में और बहुत ही तीव्र गति से कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, पत्राचार का एक माध्यम है। 48 नंबर क्वेश्चन से, कंप्यूटर के कोई दो लाभ बताइए। पहला लाभ है कि अभिलेखों को सुरक्षित रखने की क्षमता कंप्यूटर के द्वारा सरल बनाई जा सकती है, पहला लाभ। दूसरा बात, शिक्षक के नियंत्रण के क्षेत्र में को बढ़ाया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, और अधिक सूचनाप्रद बनाया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर के कई लाभ हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, कोमल उपागम क्या है।
इस शैक्षिक तकनीकी के प्रभाव में आने का मुख्य आधार शिक्षण अधिगम, यानी कि शिक्षण माने होता है जो एक प्रकार से जो है प्रक्रिया होती है शिक्षण है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग को शिक्षण कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। अधिगम माने होता है सीखना। तो शिक्षण मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। कोमल उपागम के माध्यम से क्या होता है, नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्राविधियों, टेक्निकों और व्यवहार मतलब जो है व्यूह रचनाओं का निर्माण और विकास किया जाता है कोमल उपागम के माध्यम से। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है। कंप्यूटर का अनुदेशात्मक व्यवस्था के अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने या अधिगम उत्पन्न करने की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रयोग होता है और इसे कंप्यूटर सह अनुदेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर सह अनुदेशन। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, जन शिक्षा के लिए समाचार पत्र की क्या महत्ता है। तो समाचार पत्र जो है ये समसामयिक घटनाओं का एक दस्तावेज होता है, जहां एक ओर समाचार पत्र जन सामान्य की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी ओर ये सरस और सरल मनोरंजन के भी साधन हो सकते हैं। कौन, जो समाचार पत्र होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे फटाफट से। 52 नंबर प्रश्न, ईमेल क्या है। देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है इंटरनेट का तंत्रजाल टेलीफोन जैसा ही काम करता है। इसमें संवाद द्विपक्षीय होता है। ईमेल का पासवर्ड धारक ईमेल सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी ईमेल मेलर से संदेश विस्तारित एवं ग्रहण कर सकता है, यानी भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। 53 नंबर प्रश्न, प्रौद्योगिकी किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, स्पष्ट करें। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटरनेट एक सशक्त माध्यम बनकर के उभरा है और इंटरनेट के द्वारा संचार को सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक रूप प्राप्त हुआ है, जिससे क्या होता है विचारों के स्वतंत्र प्रसारण पर कोई अंकुश नहीं है। प्रौद्योगिकी का यह स्वरूप परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी जो होती है सामाजिक परिवर्तन बहुत अच्छे तरीके से लाती है। आज आप देखेंगे परिवर्तन किस तरीके से आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के आ जाने से या प्रौद्योगिकी के विकास से। आज का समाज आप देखेंगे 10 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे, उस समय समाज कैसा रहा था। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैक्षणिक दूरदर्शन क्या है, बताएं। शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम से संबंधित नियोजित तथा क्रमबद्ध दूरदर्शन कार्यक्रमों की श्रृंखला को शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन से, प्रसारण अनुक्रिया के आधार पर दूरदर्शन के प्रकार बताएं। तो प्रसारण अनुक्रिया के आधार पर दूरदर्शन के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार है खुला परिपथ दूरदर्शन, दूसरा है बंद परिपथ दूरदर्शन, तीसरा है उपग्रह दूरदर्शन। तो ये एक प्रकार से 3 प्रकार के दूरदर्शन होते हैं। कौन कौन से, खुला परिपथ दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन और उपग्रह दूरदर्शन। ये प्रसारण अनुक्रिया के आधार पर दूरदर्शन के प्रकार हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आपका देखेंगे सभी लोग। प्रश्न 56 नंबर, सीसीटीवी क्या है। सीसीटीवी जो है उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग के समान। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट दूरदर्शन कार्यक्रम। ये भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन है। इस यंत्र को शिक्षण व अनुदेशन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है। सीसीटीवी एक कैमरा जो है, आप देखते हैं सीसीटीवी क्या होता है, एक कैमरे की भांति काम करता है। भाई कहीं पर रहो कुछ भी तो आपका निगरानी करने के लिए ज़रूरी होता है। आजकल तो नकल वगैरह को, चीटिंग वगैरह को रोकने के लिए ये सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करी गई प्रत्येक कॉलेज के प्रत्येक कमरे में। अगला प्रश्न, एडुसेट क्या है। एडुसेट की बात करें तो एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त नाम है एडुसेट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है शैक्षिक उपग्रह। ठीक है, तो शैक्षिक उपग्रह को ही एडुसेट कहते हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट। 58 नंबर प्रश्न, एडुसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, नियम क्या है। तो एडुसेट का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना, यानी कि दूर दराज एरिया में जो रहते हैं, यानी बहुत जैसे मान लेते हैं बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं बच्चे जहाँ पर स्कूल कॉलेज खुलना संभव नहीं है, या स्कूल कॉलेज खुला है लेकिन बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुले हैं, तो वहाँ तक उन यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी पहुँचाना ये दूरस्थ शिक्षा होता है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको आप बोलते हैं, ये इसका काम एडुसेट के द्वारा किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एडुसेट का महत्व बताइए। देखिए एडुसेट की महत्व, पहला, देश की निरक्षरता को मिटाने में एडुसेट एक प्रबल माध्यम है। दूसरा, एडुसेट द्विध्रुवीय व्यवस्था है जिसके द्वारा छात्र केवल मूक श्रोता ही नहीं रहता अपितु वह शिक्षक से अंतरक्रिया भी करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं का पूरा नाम क्या है। स्वयं एक
एक प्रकार से क्या है, स्वयं एक प्रकार से मतलब एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप का है, स्वयं एक व्यवस्था है। तो स्वयं का पूरा नाम जानते हैं क्या, स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं का मतलब क्या होता है, स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये फुल फॉर्म है इसका। 61 नंबर प्रश्न, स्वयं का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा नीति के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों, खास करके पहुंच, दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, इनको बनाए रखना। तो पहुंच, समानता और गुणवत्ता को बनाए रखना ये स्वयं का उद्देश्य है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखें समझे सभी लोग। 62 नंबर प्रश्न है, एनएडी का पूर्ण रूप क्या है। एनएडी यानी नॉड। नॉड का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय शैक्षिक मतलब की डिपोजिटरी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी जो है इसका नाम है नॉड का। 63 नंबर क्वेश्चन है, एमएडी क्या है। एमएडी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की ओर से छात्रों को प्रदान की जाने वाली सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखने के लिए एमएडी बनाया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, एनआईआरएफ क्या है। एनआईआरएफ की अगर बात की तो देश में हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये एनआईआरएफ का फुल फॉर्म है। ये सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक देता है। कौन, एनआईआरएफ। एनआईआरएफ एक रैंक देता है, हर साल जारी होता है, और ये रैंक देता है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ किस क्वालिटी की हैं, किस लेवल की हैं, कॉलेज कौन सा किस लेवल का है, ये सब। ठीक है, आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, एनआईआरएफ कब लॉन्च किया गया था। एनआईआरएफ जो है 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन से, पाठशाला क्या है। ई पाठशाला। तो ई पाठशाला केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया एक मंच है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा विकसित एक मंच है ई पाठशाला, जिस पर तमाम प्रकार की जानकारी दी जाती है। 67 नंबर क्वेश्चन से, ई पाठशाला कब लॉन्च किया गया। तो ई पाठशाला नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया कौन सा, ई पाठशाला। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है, ई पाठशाला पोर्टल के लाभ लिखिए। ई शाला पोर्ट मतलब ई पाठशाला जो पोर्टल है, इस पर आप वीडियो देख पाएंगे एजुकेशन से संबंधित। इसके अलावा ऑडियो क्लिप बुक, इन सभी का भंडार है ये। दूसरी बात, ई पाठशाला पोर्टल मतलब संसाधन कई भाषाओं यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं में आपको मिल जाएगा लगभग। 69 नंबर प्रश्न है, मूक का पूर्ण रूप क्या है। मूक, मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को मूक कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मूक बोलते हैं, MOOC। ठीक है, मूक बोलते हैं इसी को, कहीं कहीं मूक से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन से, मूक के 4 लाभ लिखिए। पहला लाभ है उच्च शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच मूक के माध्यम से होती है। दूसरी बात, सहयोग के अवसर। तीसरा, कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रमों का पूर्वावलोकन करता है मूक, और उच्च शिक्षा की सामर्थ्य रखता है ये। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, ई मैगनीज क्या है। ई पात्रिका या इलेक्ट्रॉनिक पात्रिका से तात्पर्य, इसी को इलेक्ट्रॉनिक मैनी ई मैगनीज, ई पात्रिका, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, कुछ भी आप बोलो, इससे तात्पर्य उन बौद्धिक पत्रिकाओं से है जिन तक इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। 72 नंबर प्रश्न, मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित होते हैं। इसके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं इसको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो मानवाधिकार, जैसे आप पैदा हुए किसी भी देश में, तो आप किसी भी देश में पैदा हुए तो आपके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा आपको मिले रहते हैं, तो वो मानवाधिकार होते हैं। ठीक है, मानव के अधिकार, चूंकि वो आपको मानव बनाते हैं। तिहत्तर नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार घोषणा को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिए मानव अधिकारों का घोषणा पत्र जो है जारी किया गया।
सार्वजनिक घोषणा में प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद शामिल हैं। प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों, मानव की महत्ता तथा मनुष्य और स्त्री के समान अधिकारों में निष्ठा व्यक्त की गई है। ठीक है, तो मनुष्य के अधिकारों की बात बेसिकली करता है मानवाधिकार। मानवाधिकार शिक्षा में कितने उपागमों का प्रयोग किया जाता है? तो मानवाधिकार शिक्षा के लिए 3 उपागमों का प्रयोग किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय उपागम, दूसरा है तुलनात्मक उपागम और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय उपागम। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपागम, तुलनात्मक उपागम और अंतर्राष्ट्रीय उपागम, ये 3 उपागमों का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 75 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है मानवाधिकार शिक्षा में भूमिका निभाने वाले 3 अशासकीय संस्थाओं के नाम लिखिए। तो मानवाधिकार शिक्षा अशासकीय संगठन निम्नलिखित हैं। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक क्या है, अशासकीय संगठन है जो कि मानवाधिकार शिक्षा में भूमिका निभाता है। दूसरा है दी माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप और तीसरा है वर्ल्ड काउंसिल फॉर करिकुलस एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से मानवाधिकार आयोग के कोई 2 कार्य बताएं। पहला काम है मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत पर विचार करना और दूसरा है मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। ठीक है, शोध करना, रिसर्च करना। अगला क्वेश्चन से 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आपका क्या अभिप्राय है? तो जिन विश्वविद्यालयों का संचालन, प्रशासन और नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था और शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवानिवृत्ति एवं पेंशन, इन सभी की व्यवस्था जो होती है वो केंद्र सरकार के अनुरूप होती है। ये होता है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय। खास करके जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद में 2 यूनिवर्सिटी आज आप मतलब कि बनारस में 2 विश्वविद्यालय आप बनारस के देख लें। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU है वो आपका क्या है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और जो आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन से छात्र अनुशासनहीनता की समस्या को समाधान हेतु कोठारी कमीशन की कोई 2 सुझाव दीजिए। तो कोठारी कमीशन के सुझाव जो दिए गए थे छात्र अनुशासनहीनता की समस्या को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के, पहले कि शिक्षा के सब स्तरों एवं संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए और दूसरा शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित समस्त कमियों को दूर किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से समस्या के समाधान के लिए कोठारी कमीशन ने सुझाव दिए थे। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मूल्यपरक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो मूल्यपरक शिक्षा से तात्पर्य होता है उस शिक्षा से जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं वो समाहित होते हैं, उसी को मूल्यपरक शिक्षा कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न है शैक्षिक पद्धतियों में मूल्य सम्मिलित होते हैं। शैक्षिक पद्धतियों में मूल्य सम्मिलित होते हैं, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, शैक्षिक पद्धतियों में मूल्य समाहित होते हैं। यही कारण है कि समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों और आदतों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक होता है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मूल्यपरक शिक्षा के संसाधनों के नए नाम लिखें, बताएं। 81 नंबर प्रश्न क्या है, मूल्यपरक शिक्षा के साधनों के नाम लिखें। तो पहला साधन है मूल्यपरक शिक्षा का विद्यालयी विषयों तथा पाठ्यक्रमों के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा। दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा शिक्षा। तीसरा प्रत्यक्ष विधि। चौथा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा मूल्यपरक शिक्षा दी जाए। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में आपका जैसे को करिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो वो एक प्रकार से वो भी आपका पाठ्यक्रम अनिवार्य पाठ्यक्रम सहगामी है। ठीक है, मतलब कि सहगामी पाठ्यक्रम है जो कि एक प्रकार से आपको पढ़ना ही पड़ता है अनिवार्य पेपर के रूप में, को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो कि एक प्रकार से जो पढ़ने के अलावा और चीज़ें आपको करवाई जाती हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न, मूल्यों के 2 लक्षण बताइए अथवा मूल्यों की 2 विशेषताएं बताएं। पहला है मूल्यों में, पहला क्या है, मूल्य वस्तुओं के संबंध में चिंतन होता। तो मूल्य क्या होता है, वस्तुओं के संबंध में चिंतन होता है। दूसरा मूल्यों का परिमाणात्मक और गुणात्मक आकलन संभव, यानी कि क्वालिटेटिव एंड जो है क्वांटिटेटिव दोनों आकलन आप मूल्यों का कर सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाओं को लिखिए। रथ और साइमन के अनुसार मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्वतंत्र चयन, दूसरा है विकल्पों में चयन, तीसरा है विवेकपूर्ण चयन, चौथा है मूल्यों को महत्व देना, पांचवा है आपका दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना,
छठा है चयन का क्रियान्वयन करना, सातवां है पुनरावृत्ति करना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मूल्य निर्धारण की प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा मूल्य का निर्माण होता है। 84 नंबर प्रश्न है महिला सशक्तिकरण से क्या आशय है? महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है महिलाओं को सशक्त बनाना। 85 नंबर प्रश्न है महिला सशक्तिकरण के प्रकार लिखें। महिला सशक्तिकरण के प्रकार की अगर बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण पहला, दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण, तीसरा सांस्कृतिक सशक्तिकरण, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये सब महिला सशक्तिकरण के प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। महिला सशक्तिकरण के कौन कौन से प्रकार हैं? सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण। 86 नंबर प्रश्न, महिला सशक्तिकरण की 4 आवश्यकताएं क्या हैं? पहली आवश्यकता है लिंगीय भेदभाव में कमी करना, दूसरा सभ्य समाज के निर्माण के लिए, तीसरा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, चौथा पारिवारिक सुख शांति के लिए जरूरी होता है महिला सशक्तिकरण। 87 नंबर प्रश्न है महिला सशक्तिकरण की 4 बाधाएं कौन कौन सी हैं? पहली बाधा है कि अशिक्षा और गरीबी पहली बाधा, दूसरी बाधा है जन जागरूकता की कमी है, तीसरी बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है और चौथा संकीर्ण विचारधारा। तो ये सब एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण की बाधाएं हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है नैतिक शिक्षा की 4 नैतिक शिक्षा की 4 आवश्यकताएं बताएं। तो पहली आवश्यकता है सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिक शिक्षा का पहला उद्देश्य या पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता चरित्र का निर्माण करना, और अगला है उचित मूल्यों का समावेश करना, और चौथा है अच्छे गुणों व आदर्शों का विकास करना, निर्माण करना। ये नैतिक शिक्षा का, मोरल एजुकेशन का उद्देश्य होता है, आवश्यकता होती है इसकी। नवासी नंबर क्वेश्चन से विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की लगभग 17% जनसंख्या जो होती है भारत में निवास करती है, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 90 नंबर 2011 ईस्वी में भारत की जनगणना, अब जनसंख्या कितनी थी? 2011 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो थी वो 1210 मिलियन के आसपास थी, यानी कि 1.21 करोड़, यानी कि लगभग 1 अरब 21 करोड़ के आसपास, 121 करोड़ आप मान सकते हैं जनसंख्या थी भारत की, अब 141 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। 91 नंबर प्रश्न, शांति शिक्षा क्या है? तो शांति शिक्षा वह विज्ञान है जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज की यथार्थ प्रकृति या स्वरूप का अध्ययन करता है जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, बानवे नंबर प्रश्न, शांति शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है जिससे लोगों में शांति के मूल्य की सराहना और समझदारी की भावना का विकास किया जाता है, और यह वो तैयारी है मेरे भाई जिसे सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। के.एस. वासवराज महोदय ने परिभाषा दी है शांति शिक्षा की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये रिवीजन क्लास जो है चल रही है धुआंधार तरीके से, तो आप लोग बस देखते जाइएगा वीडियो को, एक प्रकार से आप देख लेंगे अगर पूरा तो आपका बहुत सारा डाउट जो होगा और बहुत सारे एक प्रकार से रिवीजन आपके हो रहे हैं। देखिए 93 नंबर प्रश्न है शांति शिक्षा के 2 उद्देश्य बताएं। पहला उद्देश्य है छात्रों में सह अस्तित्व की भावना का विकास करना, यानी कोऑपरेटिव माइंडसेट डेवलप करना, और दूसरा है छात्रों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन और विश्वव्यापी ज्ञान की खोज के लिए रुचि विकसित करना। ये उद्देश्य रहा है किसका? तो ये सब उद्देश्य रहे किसके भैया? ये सब उद्देश्य रहे हैं शांति शिक्षा के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 94 नंबर प्रश्न, शांति शिक्षा के भेदभाव बताएं। शांति शिक्षा के भेद निम्नलिखित हैं। पहला है शुद्ध निवारक शिक्षा, दूसरा है शांति जो है शिक्षा शांति शिक्षा मुक्ति है, और इसके अलावा शांति शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, शांति शिक्षा एक जीवन शैली है। बिल्कुल, तो ये सब एक प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं, ये भेद है। आगे देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों को सामग्री साझा करने में मदद करता है, सामग्रियों को भेजने में मदद करता है सोशल मीडिया। ठीक है, आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है सोशल मीडिया के 2 लाभ लिखिए। सोशल मीडिया के 2 लाभ निम्न है। पहला लाभ है सोशल मीडिया के द्वारा लोग अपने दूर स्थित संबंधियों से जुड़े रहते हैं, और दूसरी बात सोशल मीडिया आय अर्जन में भी मदद कर देती है आजकल तो। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन से हैं?
प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये सब आपके व्हाट्सअप हो गया, ये सब आपके प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं, यानी कि लिंगानुपात कितना था, 943 महिलाएं थीं, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार थीं। केरल में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी लिंगानुपात कितना है, तो 1084, यानी पुरुषों की संख्या केरल में कम है। पुरुष अगर 1000 होंगे केरल में, तो महिलाएं कितनी होंगी, 84 ठू ज़्यादा होंगी, यानी 1084 महिलाएं होंगी, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन से पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो पर्यावरण मनुष्य के चारों ओर विद्यमान शक्तियों और वस्तुओं का एक प्रभाव है जो उसकी नस नस में व्याप्त और उसके मन, शरीर और आत्मा की हर क्रिया को प्रभावित करता है। ये होता है पर्यावरण, ठीक है। तो मनुष्य को एक प्रकार से विधिवत तरीके से प्रभावित करता है पर्यावरण। 101 नंबर प्रश्न, पर्यावरण को परिभाषित करें, तो वह जीवन से सर्वथा जो है अभिन्न है। उसका यानी पर्यावरण जो है ताना और प्रणाली, जो मतलब प्राणी जो होता है बाना, यानी कि जैसे एक स्वेटर बुनने में एक ताना होता है, एक बाना होता है, ऐसे ही पर्यावरण जो होता है वो क्या है, पर्यावरण जो है वो ताना है और प्राणी जो होता है उसका बाना है। ये बात ध्यान रखेंगे। और दोनों मिल करके ही जीवित वस्त्र का निर्माण करते हैं, ये मैकाइबर ने कहा था, ये परिभाषा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिस्थितिकी को परिभाषित करें। देखिए, मानव पारिस्थितिकी शास्त्र जो है सामान्य परिस्थिति शास्त्र की ही एक शाखा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह मानव प्राणियों और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों से रिलेटेड है। यद्यपि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन मानव परिस्थिति शास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान विशेष रूप से मनुष्य की क्षेत्रीय व्यवस्थाओं तथा उसके द्वारा सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की समस्या के अध्ययन से संबंधित रहते हैं। ये आगबर्न और निमकाफ ने परिभाषा दी है पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 103 नंबर प्रश्न है भाई, प्रश्न है सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र के निर्माणात्मक तत्वों को लिखें। सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र के निर्माणात्मक तत्वों में भौगोलिक तत्व पहला, दूसरा सांस्कृतिक तत्व, तीसरा आर्थिक तत्व, चौथा प्रशासकीय और पांचवा जनसंख्यात्मक तत्व, ये सब शामिल हैं किसमें, सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र के तत्वों में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगातार मैं परीक्षा में मतलब कि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ओके, चले आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से 104 नंबर प्रश्न है, मैकाइबर के अनुसार पर्यावरण के प्रकार बताएं। मैकाइबर के अनुसार पर्यावरण के प्रकार की अगर बात की है, तो पहला प्रकार है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में क्या होता है कि इसमें प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तत्व शामिल होते हैं, उसको भौतिक पर्यावरण कहते हैं। दूसरा होता है आर्थिक पर्यावरण, इसमें संपत्ति से संबंधित जो भी तत्व होते हैं और जो क्रियाएं होती हैं जो कि संपत्ति से संबंधित हैं, वो सब शामिल होती हैं आर्थिक पर्यावरण में। और तीसरा होता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव समाज ने जो कुछ भी बनाया है और मनुष्यों के प्रभाव जो एक दूसरे पर पड़ते रहते हैं, वो सब शामिल किए जाते हैं सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। तो भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रकार, 3 प्रकार मैकाइबर ने बताए। संपूर्ण पर्यावरण क्या है बताएं। संपूर्ण पर्यावरण से आशय इन सभी भौतिक, अभौतिक, प्रत्यक्ष और संभावित दशाओं से है जो व्यक्तित्व के आंतरिक और बाहरी पक्षों को प्रभावित करती है तथा मनुष्य के सांस्कृतिक अनुभव से स्वयं भी परिवर्तित होती रहती है। ये होता है आपका संपूर्ण पर्यावरण। 106 नंबर क्वेश्चन से व्यक्ति के जीवन पर पर्यावरण के 4 प्रभाव जो पड़ते हैं उसको लिखें। देखिए, पर्यावरण के 4 प्रभाव जो हैं व्यक्तित्व पर जो पड़ते हैं व्यक्ति के जीवन पर, पहला है व्यक्तिक भिन्नता और समानता पर प्रभाव डालता है। दूसरे, शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर पर्यावरण का। दूसरा, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। और सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण जीवन पर प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का मनुष्य के, ठीक है। तो पर्यावरण एक प्रकार से, पर्यावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा मनुष्य पर पड़ता है और बिना पर्यावरण के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन से प्रदूषण क्या है। तो जब पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है और निर्भरता नष्ट हो जाती है तो प्रदूषण उसी को कहते हैं।
अर्थात प्रकृति की जो मूल संरचना होती है उसमें मिलावट आ जाती है, उसमें दखलंदाजी मनुष्य कर देता है। दखलंदाजी का जहर जब मिल जाता है तो पर्यावरण में तो प्रदूषण होता है। यानी प्रदूषण एक प्रकार से गुणवत्ता में कमी, जैसे वायु प्रदूषण वायु गुणवत्ता में कमी वायु प्रदूषण कहलाता है, जल की गुणवत्ता में कमी जल प्रदूषण कहलाता है। ऐसे ही आप देखते हैं जब जो है नॉइस पॉल्यूशन होता है तो उसमें भी एक प्रकार से तमाम प्रकार का चेंजमेंट देखने को मिलता है। 108 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के 4 कारण लिखें। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। पहला कारण है उद्योगों से रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं, उनके जो मलबे होते हैं उद्योगों से रासायनिक पदार्थों के, उनसे प्रदूषण फैलता है। दूसरा वाहित बल मल, वाहित मल मतलब जो आजकल शहरों से जो एक प्रकार से जो है शौचालयों की जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, मलबा होता है, वो सब लोग नदियों में और नालों में एक प्रकार से छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, नदियों में एक प्रकार से जाकर के मिल जाता है, इससे नदियाँ गंदी हो जाती हैं। ठीक है। तीसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, लगातार CO2 बढ़ रहा है, इसके परिणाम स्वरूप भी एक प्रकार से वातावरण एक प्रकार से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग, ठीक, घरेलू अपमार्जक जो होते हैं उनके प्रयोग से भी एक प्रकार से वातावरण प्रदूषण बढ़ता है। अच्छा, आपसे पूछे सर्वाधिक वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रदूषित कम करती है, ये क्या करती है, ये वातावरण को गर्म करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रदूषण का समाज पर 2 कुप्रभाव जो पड़ता है उसको बताएं, यानी कि जो कुप्रभाव पड़ता है। तो पहला कुप्रभाव ये पड़ता है कि रोगों में वृद्धि होती है। ठीक है। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रोगों में वृद्धि होती है तथा जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे पक्षाघात हो गया, पोलियो रोग हो गया, मियादी बुखार हो गया, हैजा है, डायरिया है, और ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो कि एक प्रकार से प्रदूषण से ही विकसित होती है। जैसे हैजा अगर जल प्रदूषण हुआ तो हैजा विकसित होता है। ठीक है। ऐसे ही कई बीमारियां जो हैं वो जल के, वायु के और अन्य जो है प्राकृतिक तत्वों में प्रदूषण हो जाने से फैलती हैं। दूसरा, अपंगता में वृद्धि होती है। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपंगता में वृद्धि होती है। अनुसंधानों से पता चला है लगातार शोध होने के बाद में कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी मतलब जैसे मान लेते हैं जो आजकल जो है टीवी या फिर जैसे मान लेते हैं डिजिटल बोर्ड से जो किरणें निकलती हैं, या वाईफाई से या अन्य प्रोडक्ट से, लाइट बिजली से, ठीक है, इन सब से तमाम प्रकार की AC वगैरह से जो चीज़ें निकलती हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। तो इनसे उत्पन्न प्रदूषण का परिणाम अपंग संतान उत्पन्न करना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, प्रदूषण के 4 दुष्परिणाम लिखें। प्रदूषण के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला दुष्परिणाम है प्रदूषण के कारण नगरों में मलिन बस्तियों की वृद्धि होती है। दूसरी बात, औद्योगिक प्रदूषण से भोजन सामग्री के अभाव का संकट उत्पन्न होता है। तीसरी बात, पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, श्रमिकों की कार्यक्षमता घटती है। चौथी बात, औद्योगिक पर्यावरण से क्या होता है, निर्धन और निम्न वर्ग के लोगों में ऋणग्रस्तता जो होती है उसमें वृद्धि होती है। तो पर्यावरण के ये सब दुष्परिणाम हैं। ठीक है। प्रदूषण के कारण से क्या होता है, नगरों में मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, उसमें वृद्धि होती है, और कई प्रकार की चीज़ें। 111 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीय तापन यानी वैश्विक तापन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात की जाए तो औद्योगिक मानव जनित कारणों से वायुमंडल और पृथ्वी के जीवमंडल के तापमान में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपको बता दूं, वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये एक प्रकार से वातावरण के गर्म होने की प्रक्रिया होती है। अब वातावरण गर्म किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब वातावरण गर्म होने से होगा क्या, वातावरण गर्म हो जाएगा, तब इसके बाद में क्या होगा, हवाएं जो होंगी, ओके, आगे देखते हैं। तो वातावरण से क्या होगा, जब हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हवाएं जा करके उससे टकराएंगे, क्या बोलते हैं, पहाड़ों से टकराएंगे ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम प्रकार के बाढ़ वगैरह आएंगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, द्वीपीय इलाके डूब जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। 112 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैश्विक तापन के 2 कारण लिखें। पहला कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भूमंडलीय तापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। दूसरा, भूमंडलीय तापन को प्रभावित करने वाली दूसरी प्रमुख गैस है मीथेन। मीथेन जो होती है भी वैश्विक तापन को प्रभावित करती है। मीथेन जो है दलदली भूमि और अपूर्ण रूप से जैविक ईंधन के जलने से पैदा होती है, ये होती है मीथेन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट गैस हैं जो कि मतलब कि वातावरण को गर्म करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण तैयार करती हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनके लिए एक प्रकार से पारगम्य होती हैं। ठीक है। लेकिन पृथ्वी से होने वाले ताप विकिरण के लिए अपारगम्य होती हैं। इन गैसों का प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, यानी कि गैसें आती तो हैं अंदर लेकिन एक प्रकार से बाहर नहीं निकल पाती हैं,
तो वो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। 114 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से क्या अर्थ है? पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के अध्ययन से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती है। बताएं। तो पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है? पर्यावरण के अध्ययन से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती है। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण को एक प्रकार से शुद्ध बनाने के लिए जरूरी है पर्यावरणीय शिक्षा का होना। पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा आप पर्यावरण के बारे में जान पाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पर्यावरण प्रदूषण एक प्रकार से कैसे फैलता है, उसको रोकथाम कैसे की जाए, ये सब आप जानते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को परिभाषित करें। पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय सद नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों और समस्याओं पर केंद्रित करता है तथा सद नागरिकता का विकास हो सके तथा अधिगमकर्ता पर्यावरण के संबंध में मित्र प्रेरित और उत्तरदायी हो सके। ये चैपमैन टेलर ने परिभाषा दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 116 नंबर। पर्यावरणीय शिक्षा के 4 लक्ष्य लिखिए। तो पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य निम्न है। पहला है जागरूकता, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है सहभागिता, चौथा है मूल्यांकन योग्यता।